नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। चलिए जरा सोचते हैं, साल है 1947। भारत आजाद हो रहा है, लेकिन ये वो भारत नहीं है जिसे हम आज नक्शे पर देखते हैं। नहीं, ये 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों का एक जाल है, जिनके अपने राजा हैं, अपनी सेना है और अपने कानून। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेजों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये हुआ कैसे। कैसे इन अलग-अलग बिखरी हुई रियासतों को एक राष्ट्र के झंडे तले लाया गया। ये कहानी सिर्फ नक्शे बनाने की नहीं है, ये तो कूटनीति, मनोविज्ञान और राष्ट्र निर्माण की एक असाधारण दास्तां है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अंग्रेज अब भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माहौल में बहुत अनिश्चितता है। बिल्कुल। वो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कई प्रस्ताव आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल था। इन रियासतों का क्या होगा? बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच था। अंग्रेजों ने साफ कर दिया था कि वो रियासतों पर अपनी सर्वोपरि था, यानी पैरामाउंट सी किसी और को नहीं सौंपेंगे। अच्छा। इसका सीधा मतलब था कि जैसे ही अंग्रेज भारत से जाएंगे, वो सारी संधियां भी खत्म हो जाएंगी, जिनके तहत ये रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थीं। सही कहा। और सैद्धांतिक रूप से ये सभी 565 राज्य आजाद हो सकते थे। 565? बाप रे! मतलब भारत के नक्शे के अंदर 500 से ज्यादा छोटे छोटे स्वतंत्र देश। हाँ। कुछ रियासतें तो जैसे त्रावणकोर और भोपाल, वो तो खुद को एक तीसरी शक्ति के रूप में भी देख रही थीं। बिल्कुल। ये तो किसी भी नए देश के लिए एक बुरे सपने जैसा होता। ये भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सोचिए, देश के बीचों बीच स्वतंत्र द्वीप, जिनकी अपनी विदेश नीतियां हों, अपनी सेनाएं हों। हाँ, लेकिन जून 3 प्लान और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के बयान ने यह साफ कर दिया कि उन्हें पूरी तरह से संप्रभु दर्जा नहीं मिलेगा। तो उन्हें एक तरह से संकेत दे दिया गया। हाँ, असल में लॉर्ड माउंटबेटन ने भी शासकों को यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देगी। उनके पास असल में दो ही विकल्प थे, भारत में शामिल होना या पाकिस्तान में। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके भरोसेमंद सचिव वीपी मेनन की एंट्री होती है। बिल्कुल, जो अंतरिम सरकार में रियासती मंत्रालय को संभाल रहे थे। और इनके सामने एक लगभग नामुमकिन काम था। और उन्होंने जिस रणनीति को अपनाया, वो आज भी कमाल की लगती है। क्या थी वो रणनीति? उन्होंने शासकों को धमकाने के बजाय उनकी देशभक्ति की भावना को जगाया। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही सरल और आकर्षक प्रस्ताव रखा। उन्होंने राजाओं और नवाबों से कहा कि आप बस 3 मुख्य विषयों पर भारतीय संघ में शामिल हो जाइए। सिर्फ 3 विषय? हाँ, बस 3: रक्षा, विदेश मामले और संचार। अरे, एक मिनट, ये तो वही विषय थे जिन पर पहले से ही ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था। बिल्कुल। और रियासतों का वैसे भी इन पर कोई सीधा अधिकार नहीं था। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, ये मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल था। मतलब? पटेल और मेनन ने शासकों को ये महसूस कराया कि वो अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं, जबकि असल में वे उस अधिकार को औपचारिक बना रहे थे जो उनके पास था ही नहीं। तो ये सिर्फ कागज पर क्या लिखा था उससे ज्यादा इस बात पे निर्भर था कि इसे पेश कैसे किया गया। सही। उन्होंने इसे एक सम्मानजनक समझौते का रूप दिया, न कि किसी आदेश का। उन्हें समझाया गया कि इन मामलों को अकेले संभालना वो उनके लिए नामुमकिन होगा, और एक बड़े संघ का हिस्सा बनना ही उनके हित में है। बिल्कुल। और इसका नतीजा भी शानदार मिला। कौन आया सबसे पहले? बीकानेर, बड़ौदा और राजस्थान की कई रियासतें सबसे पहले आगे आईं। अच्छा। देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। 136? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी। तो 15 अगस्त तक तस्वीर काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन भारत के नक्शे पर 3 बड़े और जिद्दी धब्बे अभी भी बाकी थे, जो इस नई एकता को किसी भी वक्त बिखेर सकते थे। इनमें से पहला मामला था जूनागढ़ का। छोटा जरूर था, पर संकट बहुत बड़ा था। जूनागढ़ का मामला वाकई अनोखा था। यहाँ के जो नवाब थे, महाबत खान, वो मुस्लिम थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन जनता? दिक्कत यही थी, राज्य की लगभग 80% आबादी हिंदू थी और वे भारत में रहना चाहती थी। ऊपर से जूनागढ़ की पाकिस्तान से कोई सीधी जमीनी सीमा भी नहीं थी। नहीं, वो पूरी तरह से भारतीय जमीन से घिरा हुआ था। मतलब नवाब की मर्जी, जनता की मर्जी और भूगोल तीनों एक दूसरे के खिलाफ थे। बिल्कुल।
और जब नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी तो लोग सड़कों पर उतर आए। अच्छा। लोगों ने सामिल दास गांधी के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार बना ली, जिसे आरजी हुकूमत कहा गया। और नवाब? जब हालात बिगड़ने लगे तो नवाब रियासत छोड़कर कराची भाग गए। तब भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर क्या हुआ? आखिर में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया। एक प्लेबिसाइट? हाँ। और नतीजे चौंकाने वाले रहे होंगे। चौंकाने वाले से भी ज्यादा। लगभग 99% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 99%? हाँ। इस तरह जूनागढ़ की कहानी का अंत हुआ। लेकिन हैदराबाद की चुनौती वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। हैदराबाद, जहां के निजाम उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और वो एक स्वतंत्र संप्रभु देश का सपना देख रहे थे। बिल्कुल। निजाम उस्मान अली खान किसी भी सूरत में भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल मतलब यथास्थिति समझौता? हाँ, ये 1 साल के लिए था ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके। लेकिन इस बीच निजाम की निजी सेना, जिन्हें रजाकार कहा जाता था, हाँ, उन्होंने आम लोगों पर, खासकर हिंदुओं पर हिंसा शुरू कर दी। ये रजाकार कौन थे? क्या ये निजाम की आधिकारिक सेना का हिस्सा थे? नहीं, ये निजाम के कट्टर समर्थकों का एक हिंसक गुट था, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। उनका मकसद क्या था? कि हैदराबाद या तो स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान में शामिल हो, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और निजाम की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं थीं। हाँ, इसी बीच निजाम ने अपनी संप्रभुता की महत्वाकांक्षा को और हवा दी। वो गोवा तक समुद्र के लिए एक रास्ता भी चाहते थे। गोवा तक एक कॉरिडोर? इसका क्या मतलब था? इसका रणनीतिक मतलब बहुत बड़ा था। जमीन से घिरा एक देश हमेशा अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहता है। सही। गोवा तक कॉरिडोर का मतलब होता अपना बंदरगाह, अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से लागू करने की क्षमता। ये सिर्फ एक गलियारा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के ऐलान जैसा था। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान से हथियारों की आपूर्ति होने लगी और रजाकारों का आतंक बेकाबू हो गया, तब भारत के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कोई चारा नहीं था। लेकिन क्या सैन्य कार्रवाई एकमात्र विकल्प बचा था? कुछ लोग कहते हैं कि बातचीत जारी रखी जा सकती थी। ये एक जाहिर सवाल है। भारत ने लगभग 1 साल तक बातचीत की, लेकिन जब राज्य के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएं, जब एक हिंसक गुट आम लोगों को निशाना बनाने लगे और जब बाहर से हथियारों की तस्करी हो, तो कोई भी सरकार इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मानकर चुप नहीं बैठ सकती। तो फिर क्या हुआ? सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसे कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए एक पुलिस एक्शन कहा गया था। बिल्कुल। और ये एक्शन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। कितनी जल्दी? महज 5 दिनों में निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद नवंबर 1949 में हैदराबाद का भारत में पूरी तरह से विलय हो गया। और अब बचती थी तीसरी और शायद सबसे जटिल पहेली, कश्मीर। कश्मीर, एक ऐसा मुद्दा जो आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति के केंद्र में है। यहाँ पर स्थिति जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टी थी, है ना? बिल्कुल। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और आबादी में मुस्लिम बहुमत था। और महाराजा का क्या सोचना था? महाराजा एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे थे, एक तरह का पूरब का स्विट्जरलैंड। अच्छा। इसलिए वो फैसला लेने में देरी कर रहे थे। वो न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने इसी अनिश्चितता का फायदा उठाया। हाँ, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबीलाई लड़ाकों की आड़ में अपनी सेना को कश्मीर में भेज दिया। और ये हमलावर बड़े पैमाने पर लूटपाट और हिंसा करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। बारामूला में उन्होंने जो तबाही मचाई, उससे श्रीनगर में दहशत फैल गई। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस वक्त श्रीनगर में कैसा डर का माहौल होगा। बिल्कुल। उस वक्त महाराजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। और भारत ने मदद की। मदद के लिए एक शर्त रखी कि महाराजा पहले विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करें। और उन्होंने किया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए, जिसका समर्थन राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने भी किया। और हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना को हवाई जहाजों से श्रीनगर भेजा गया और उन्होंने हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। लेकिन फिर ये मामला संयुक्त राष्ट्र में क्यों गया? भारत इस मामले को ये सोचकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया कि पाकिस्तान को हमलावर घोषित कर जल्दी समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन मामला और उलझ गया। हाँ, यूएन ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा
और युद्ध विराम लागू कर दिया। तो भारत एक त्वरित समाधान के लिए यूएन गया था, लेकिन मामला वहां जाकर एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। एक तरह से, हाँ। जब तक युद्ध विराम हुआ तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, पाकिस्तानी कब्जे में चला गया था, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी विलय पत्र के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया। तो इन 3 बड़ी चुनौतियों से निपटने के बाद विलय का पहला चरण तो पूरा हो गया। हाँ। लेकिन सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर करवा लेना ही तो काफी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सैकड़ों अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं, कानूनों और टैक्स सिस्टम वाली रियासतों को भारत के बड़े से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाना, ये तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा होगा। ये एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न जैसा था, सही कह रही हैं आप। यहाँ एक दोहरी चुनौती थी। क्या? एक, इन छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर ऐसे इलाके बनाना जिन्हें आसानी से चलाया जा सके, और 2, उन्हें भारत की संवैधानिक व्यवस्था में शामिल करना, ताकि पूरे देश में एक जैसी शासन प्रणाली हो। हाँ। इस विशाल काम को करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए गए। ठीक है, इसे एक-एक करके समझते हैं। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका उन छोटी रियासतों के लिए था जो अपने आप में एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई नहीं बन सकती थी। अच्छा। ऐसी 216 रियासतों को उनके पास के प्रांतों में मिला दिया गया, जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतों को मध्य प्रांत और उड़ीसा में मिला दिया गया। तो ये कुछ ऐसा था जैसे छोटे-छोटे बिखरे हुए टुकड़ों को लेके एक बड़ी मजबूत दीवार में जोड़ देना। बिल्कुल, आपने सही समझा। इससे प्रशासन आसान हो गया। गुजरात की रियासतों को बॉम्बे प्रांत में शामिल किया गया। इन प्रांतों को संविधान में पार्ट ए, राज्यों की सूची में रखा गया। ठीक है, ये तो छोटी रियासतों की बात हुई। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था 61 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं पिछड़े राज्यों के लिए। उनका क्या किया गया? उन्हें सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में लाया गया, यानी उन्हें केंद्र शासित बनाया गया, जिन्हें पार्ट सी राज्य कहा गया। जैसे? जैसे हिमाचल प्रदेश, जो कई पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बना। इसके अलावा भोपाल, मणिपुर और त्रिपुरा। और तीसरा तरीका जो आपने कहा था, राज्यों के संघ बनाना, ये दिलचस्प लगता है। हाँ, और यहीं पर तीसरा और सबसे दिलचस्प तरीका सामने आता है, राज्यों के संघ बनाना। ये उन राज्यों के लिए किया गया जो आकार में मध्यम थे और एक दूसरे के पास स्थित थे। कितने संघ बने? ऐसे 5 बड़े संघ बनाए गए, जैसे सौराष्ट्र, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़ भी कहा गया। और इसके अलावा मध्य भारत, राजस्थान और पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसे हम पेप्सू के नाम से जानते हैं। अच्छा, पेप्सू। हाँ, और त्रावणकोर कोचीन, जो बाद में केरला राज्य का हिस्सा बना, भी ऐसा ही एक संघ था। तो ये संघ एक तरह से छोटी-छोटी रियासतों के समूह थे। बिल्कुल। इन संघों को पार्ट बी राज्य कहा गया। तो ये एक बहुत ही क्रमिक और सोची समझी प्रक्रिया थी। मतलब पहले शासकों ने सिर्फ 3 विषयों पर विलय स्वीकार किया। हाँ, और फिर धीरे-धीरे उन्हें और गहराई से भारत के साथ जोड़ा गया। बिल्कुल। शुरुआत में इन पार्ट बी राज्यों ने भी केवल रक्षा, संचार और विदेश मामलों पर ही विलय किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि एक ज्यादा करीबी जुड़ाव जरूरी है। अच्छा। इसके बाद मैसूर और इन 5 संघों ने कराधान को छोड़कर संघ सूची और समवर्ती सूची के ज्यादातर विषयों पर भारतीय अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव क्या था? इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण था 1956 का 7वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसने क्या किया? इसने राज्यों की पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की श्रेणियों को समाप्त कर दिया। और उनकी जगह पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर राज्य बनाया गया और पार्ट सी में से कुछ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस तरह पूरे भारत में एक समान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। बिल्कुल। तो जो एक बिखरे हुए नक्शे जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में आकार ले चुका था। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक विलय नहीं था, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक पहेली को सुलझाने जैसा था। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी दूरदर्शिता और लचीलापन दिखाया गया। कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं किया गया। सही। अलग अलग चुनौतियों के लिए अलग अलग समाधान अपनाए गए। कहीं शासकों की देशभक्ति की अपील की गई, कहीं जनमत संग्रह हुआ, कहीं पुलिस कार्रवाई की गई और बाकी जगह एक जटिल प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया।
तो आज की इस चर्चा से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? सार यह है कि आधुनिक भारत का निर्माण एक झटके में नहीं हुआ। यह एक जटिल चरणबद्ध प्रक्रिया थी, जिसमें सरदार पटेल की दूरदर्शिता, वीपी मेनन की प्रशासनिक कुशलता और उस समय के नेतृत्व की दृढ़ता और कूटनीति का एक बेहतरीन मिश्रण था। ये हमें याद दिलाता है कि एक राष्ट्र को कागज पर बनाना एक बात है और उसे जमीन पर एकजुट करना बिल्कुल दूसरी।